पंकज वारी जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हमारे भाई आशीष भाई, मनीषा मैडम, राहुल सोनवानी जी। एक बार मैं चाहूँगा आप सभी सबका हमारे भाई लालशो लालरे जी, हमारे भाई नरेंद्र केंद्रे जी। ये जो बहुत छोटा सा नाटक है जिसको हमने संविधान के ऊपर बनाया है। इसमें एक व्यक्ति है जो खुद स्वयं संविधान है और जो समाज के लोग हैं जिनका अलग अलग समस्याएं हैं वो एक एक करके जाते हैं संविधान के पास और उनकी समस्या बताते हैं और उसका समाधान संविधान कैसे करता है वो संविधान उसकी व्याख्या करके बताएगा। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण, वक्तागण और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। जय भीम। हमारी स्किट शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन तमाम महापुरुषों के चरण में नमन करता हूँ जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए और समाज को एक आधुनिक और वैज्ञानिक राह दिखाने के लिए अपना योगदान दिया और अपना बलिदान दिया। सर्वप्रथम मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु रात्रे है और मैं हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में 4th ईयर का छात्र हूँ। मुझे राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा करना, पढ़ना और लिखना पसंद है। हाल ही में नवभारत के संपादकीय पेज में मेरा एक लेख छत्तीसगढ़ विकास हुआ पर छींटों के मानी नामक शीर्षक प्रकाशित हुआ था, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के विकास को नागरिक के दृष्टि और युवा पीढ़ी के दृष्टि से समझने और समझाने का प्रयास किया था। यहाँ इस 2 दिवसीय संविधान मेला में उपस्थित जो प्रदेश के अनेक कोने से आप सभी आए हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। आज हम एक छोटा सा स्किट प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इस स्किट के माध्यम से हम समानता के विषय पर प्रकाश डालेंगे और कुछ समाज को दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ हम अचानक से इसका तैयारी किए हैं, इसमें छोटा मिस्टेक हो जाता है तो हमें स्टूडेंट समझ के माफ करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत का संविधान हूँ और मैं सबको बराबरी, गरिमामय स्वतंत्रता का राह दिखाता हूँ और सबको अधिकार दिया हूँ। लेकिन क्या आज सच में सभी बराबर हैं? सच में क्या सभी समान हैं? आइए देखते हैं। कौन हो भाई और उदास क्यों हो? भाई मेरा नाम पंकज वारे है और मैं एक दलित समुदाय से आता हूँ। मैं कहीं भी पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाता हूँ, रूम रेंट देखता हूँ किराए पे, तो मेरे जाति पूछा जाता है और जाति पूछने के बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि मैं दलित समुदाय से हूँ, फिर मुझे रूम नहीं मिलता। किसी भी सरकारी संस्थानों में या कॉलेजों में या स्कूलों में जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि मैं दलित समुदाय से हूँ, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मेरे साथ समान दृष्टि से नहीं देखा जाता और इन सब चीज़ों से मैं बहुत पीड़ित हूँ और साथ साथ मुझे जातिगत अभद्र टिप्पणी भी मेरे ऊपर करते हैं। इस सब चीज़ों से मैं बहुत ही दुखी हूँ। भाई आप क्यों दुखी हो? मैं राहुल सोनवानी। मैं राहुल सोनवानी। मैं
मुझे न्याय नहीं पाएगा भाई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे पास मरने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं बना भाई। मैं बहुत गरीब हूँ भाई। मेरा नाम अनीशा, मैं XYZ में एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग जो है वो भी मेरे साथ ही जॉब कर रहे हैं। दोनों मेरे जो कलीग्स हैं और मैं हैं, हम दोनों साथ मतलब एक साथ ही लंबे समय तक यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं। और मैं देख रही हूँ कि उनका प्रमोशन जल्दी हो जा रहा है, उनको मेरे से अधिक सैलरी भी मिल रहा है, और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात होती है मेरे को पीछे कर देते हैं। तो एक ही जगह पर काम करने के बावजूद भी मुझे पीछे रखा जा रहा है। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरी नाम से ही मुझे लोग भेदभाव करते हैं। एजुकेशन संस्थाओं में, विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं में मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। मेरे समाज के लोगों के साथ हमेशा अन्याय किया जाता है। जब भी उनको पुलिस पकड़ती है तो उनके ऊपर शक की जाती है कि उनके द्वारा ही गलत काम किए जा रहे हैं। मेरे पहनावे से ही मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। संस्थागत दर पे मुझ पर हमेशा यह संदेह देखा जाता है कि मैं किसी प्रकार का अपराधी हूँ, इसलिए मैं चिंतित और घबराता हूँ। मैं नरेंद्र कुमार गेंदले, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, लेकिन एक सपना हमेशा जिंदा रहा, पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, और मैंने अपने स्तर से लॉ की डिग्री LLB के रूप में पढ़ाई किया लॉ से, और अच्छे रैंक से पास हूँ पूरे यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र जो विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, साधन हैं, लेकिन मैं आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते मैं LLM की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं अपने सपनों को पंख दे पाऊं। मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूं। क्या मैं विदेश जाके अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा, समाज का नाम रोशन कर पाऊंगा, देश का नाम रोशन कर पाऊंगा? मैं बहुत चिंतित हूं कि कहीं से मुझे आर्थिक सहयोग मिले ताकि मैं अपनी पढ़ाई को विदेश में कर सकूं। क्या बात है भाई, ये सभी इतने परेशान हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं किया हूँ। मैं भारतीय संविधान हूँ जो मैं इनको सभी के लिए अधिकार दे रखा हूँ। सिर्फ इनकी कमी इतनी है कि इनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता जो मैंने दे रखा है। चलिए आइए देखते हैं कि इन सभी के लिए मैं संविधान में इनके लिए क्या क्या दे रखा है। भाई जैसे बता रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, उनको समान दृष्टि से नहीं देखा जाता। यदि वो मेरे को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, यदि अनुच्छेद 14 को देखते हैं तो उनको समान अधिकार दिया गया है, बराबरी का हक अधिकार दिया गया है। आप मुझे पढ़िए और जानिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। यदि आपके अधिकार के साथ हनन हो रहा है, आपको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो आवाज उठाइए और मेरा उपयोग करिए। अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था। आज मैं डेली 1 घंटे संविधान का पढ़ाई करूंगा। भाई बता रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं, उनको लीगल एडवाइस नहीं मिल पा रहा है, उनको कानूनी सलाह नहीं मिल पा रही है। वो बहुत गरीब हैं और उनको कुछ चंद व्यक्ति इनको परेशान कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इनके पास मरने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है कि वो उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है? भाई आप अनुच्छेद के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 29 का को पढ़िए, आप वहाँ देखिए, आपके लिए कानूनी सलाह का, निःशुल्क सलाह का प्रोविजन है। आप
यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं तो आप जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिला विधिक केंद्र में जाइए और वहाँ एप्लीकेशन लगाइए। आपको सरकार की तरफ से निःशुल्क लॉयर मिलेगा, वकील मिलेगा। यदि आप हाई कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं तो आप जाइए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे एप्लीकेशन लगाइए। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ एप्लीकेशन लगाइए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पे। अब ये मत कहिए कि संविधान के होते हुए मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं। धन्यवाद भाई। अब मैं भी संविधान पढ़ूंगा और 4 लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगा। मैम बता रही है कि उनको उनके साथ में जो मेल कलीग हैं, मेल काम करते हैं उनके ऑफिस में, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवसर मिलती है, उनको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है? ये तो अन्याय है। लेकिन मेरे रहते हुए कैसे ऐसे अन्याय हो सकता है किसी के साथ में? मैम आप जाइए और अनुच्छेद 29 पढ़िए जिसमें समान काम के लिए समान वेतन का प्रोविजन दिया गया है और महिला अधिकार के बारे में दिया गया है। तो जो वर्षों से चली आ रही थी महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना होती थी, सिर्फ उनको एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता था, तो संविधान ने आपको बराबरी का हक दिया है, मैंने आपको बराबरी का हक दिया है। आप जाइए संविधान पढ़िए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप विमेन कमीशन पे जाइए और अपना बात रखिए, अपना आवाज उठाइए। बहुत अच्छी जानकारी। मैं अपने साथियों जो मेरे साथ जो फीमेल साथियां हैं मैं उनको जरूर ये जानकारी दूंगी। धन्यवाद। अनुच्छेद 39 है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 39 है। भाई बता रहे हैं कि वो माइनॉरिटी है और उनके साथ में उनके वेशभूषा को, उनके रहन सहन के हिसाब से उनको जज किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन भाई आपको पता है कि संविधान में मैंने अनुच्छेद 25 से 29 तक के बीच में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। आप जो धर्म मानना चाहते हैं, आप जैसे नियम धर्म मानना चाहते हैं, आप उसके लिए आज़ाद हैं। आप जाइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। बताइए कि आपके पास भी स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धन्यवाद। ये संविधान में जो मुझे ताकत देता है, मुझे इस माइनॉरिटी को जीने का हक देता है। धन्यवाद। भाई बता रहे हैं कि उनको विदेश जाना है, वो अच्छे नंबरों से कॉलेज भारत में कॉलेज पास किए हैं, ग्रेजुएशन, लेकिन अब उनको मास्टर के लिए विदेश जाना है और वो कह रहे हैं उनके पास आर्थिक इतना वो कैपेबल नहीं है कि विदेश जा सकते हैं। भाई आप जाइए और पढ़िए अनुच्छेद 46 जिसमें संविधान ने राज्य सरकार को, राज्य को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है जिसमें वो आपके लिए प्रावधान बनाएंगे और आपको एक निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं भारत सरकार का नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जिसके तहत में कोई भी व्यक्ति विदेश में पढ़ना चाहे तो वो यदि इनकम क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो एप्लीकेशन डाल के विदेश में पढ़ सकता है। आप हताश मत होइए, आप जाइए और अपने हक अधिकार को जानिए और उसका उपयोग करिए और अपना समाज को आगे बढ़ाइए और वहाँ से आके अपने समाज को योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय संविधान को नमन करता हूँ जो आज मुझे मेरे अधिकार दिए गए हैं। मैं शायद अपने अधिकारों को पढ़कर मैं अपने पंख को उड़ान दे पाऊंगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह स्किट आप सभी को पसंद आया होगा। यह सिर्फ 15 मिनट में तैयार की गई स्किट थी। इसके बाद मैं छोटा सा 5 मिनट 2 मिनट समय चाहूँगा, यदि मुझे समय मिले तो मैं अपना बात रखूँगा।